हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का ये 14th वीडियो है, 14वां वीडियो है। उम्मीद है आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप ट्रांसलेशन प्रैक्टिस खुद से भी कर रहे होंगे और मेरे साथ भी कर रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो आप लोगों के लिए यूजफुल रह रहा होगा, आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा और आपको कई तरह की नई शब्दावली और नए शब्दों का अभ्यास हो रहा होगा, अनुवाद का अभ्यास हो रहा होगा। तो आइए, आज भी हमेशा की तरह मैं दो पैसेज लेके आया हूँ, एक इंग्लिश का पैसेज और एक हिंदी का अनुच्छेद, जिसका हम दूसरे लैंग्वेज में यानी इंग्लिश का हिंदी में और हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का इंग्लिश का पैसेज क्या है। तो हमारा इंग्लिश का पैसेज रहा आपके स्क्रीन पे और इसको एक बार पढ़ लेते हैं पहले। एवरी ईयर January 12 is celebrated across the length and breadth of India as National Youth Festival, a day which is also the birth anniversary of Swami Vivekananda. The National Youth Festival is an annual celebration of India's youth, fostering a spirit of national integration and promoting the ideals of youth empowerment and creativity. However, this year's festival stands out in several ways. The focus this year is on youth for sustainable development, a theme that resonates with growing recognition of young people as the drivers of global change. In line with India's commitment to the Sustainable Development Goals, the festival has incorporated workshops, seminars, and cultural activities that align with the vision of a greener, more inclusive future. Additionally, there is a greater emphasis on the role of technology and innovation in achieving national goals, with specific sessions dedicated to tech for good and innovation for India's development. एक एक सेंटेंस को हम लोग अलग अलग स्लाइड में लेके उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस क्या है? एवरी ईयर January 12 इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एज नेशनल यूथ फेस्टिवल, अ डे विच इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा। एवरी ईयर मतलब हर साल या प्रत्येक वर्ष, जनवरी 12 इज सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। तो इसको हिंदी में अनुवाद क्या करेंगे? क्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया को मतलब सीधा इसका अनुवाद होगा पूरे भारत में, ठीक है। एज नेशनल यूथ फेस्टिवल मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल को हम लोग यहाँ पे त्योहार न लिख के महोत्सव लिख सकते हैं। यूं तो इसका शायद राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, बट यहाँ फेस्टिवल यूज किया गया है इंग्लिश में, तो हम लोग भी महोत्सव यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि महोत्सव इसमें ज्यादा सुटेबल होगा। और डे विच इज ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी का क्या होता है? जयंती ऑफ स्वामी विवेकानंद की जयंती, ठीक है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, कैसे होगा? तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक वर्ष, या इसको हर साल भी लिख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। द नेशनल यूथ फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज यूथ, फोस्टरिंग ए स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्रोमोटिंग द आइडियल्स ऑफ यूथ एम्पावरमेंट एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल का तो वही हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव। एनुअल सेलिब्रेशन का मतलब, एनुअल सेलिब्रेशन का हो सकता है वार्षिक वार्षिक उत्सव इसको बोल सकते हैं। ऑफ इंडियाज यूथ मतलब भारत के युवाओं का। फॉस्टरिंग का क्या होता है? बढ़ावा देना ही होता है एक तरह से। फॉस्टरिंग का बढ़ावा देना हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या हो जाता है? नेशनल इंटीग्रेशन का हो जाएगा राष्ट्रीय एकता। स्पिरिट का क्या हो जाएगा? भावना। प्रोमोटिंग का क्या हो जाएगा? प्रोमोटिंग का अगेन हम लोग बढ़ावा देना ही होता है, तो फोस्टरिंग और प्रोमोटिंग को बढ़ावा देना ही बोल सकते हैं। अगर आपके पास फोस्टरिंग के लिए कोई और शब्द है
तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों को यहाँ पे बढ़ावा देने के संदर्भ में लिखेंगे आइडियल्स ऑफ यूथ एम्पावरमेंट। यूथ एम्पावरमेंट को क्या लिखेंगे? युवा सशक्तिकरण, ठीक है। और आइडियल्स मतलब क्या हो जाता है? आदर्शों। तो युवा सशक्तिकरण के आदर्शों। एंड क्रिएटिविटी का क्या हो जाता है? रचनात्मकता। तो चलिए शब्द हमारे पास है, अब हम इसका हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारत के युवाओं का एक वार्षिक उत्सव है जो राष्ट्रीय एकता की भावना, युवा सशक्तिकरण और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के आदर्शों किसके लिए यूज कर रहे हैं? स्पिरिट, सॉरी आइडियल्स के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। आदर्शों को बढ़ावा देता है। स्पिरिट हम लोग यूज कर रहे हैं भावना के लिए, आइडियल्स हम लोग यूज कर रहे हैं आदर्शों के लिए। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारत के युवाओं का एक वार्षिक उत्सव है जो राष्ट्रीय एकता की भावना, युवा सशक्तिकरण और रचनात्मकता के आदर्शों को बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। However, this year's festival stand out in several ways. तो however का क्या हो जाएगा? हालांकि। this year's festival मतलब इस साल का उत्सव स्टैंड आउट इन सेवरल वे। स्टैंड आउट का होता है किसी चीज को खास बताने के संदर्भ में हिंदी में फ्रेज यूज किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेवरल वेज को क्या बोलेंगे? कई मायनों में खास है इस बार का फेस्टिवल, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कैसे होगा? हाउएवर का क्या बताया मैंने? हालांकि इस साल का उत्सव कई मायनों में खास है, ठीक है। हालांकि इस साल का उत्सव कई मायनों में खास है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द फोकस दिस ईयर इज ऑन यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अ थीम दैट रिजोनेट्स विद ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ यंग पीपल एज द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल चेंज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फोकस को हम लोग क्या लिखेंगे? फोकस को या तो केंद्रित बोल सकते हैं या फिर फोकस के लिए हम हिंदी में भी फोकस भी लिख सकते हैं। तो जैसा सेंटेंस हम लोग फॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। दिस ईयर इज ऑन यूथ मतलब युवा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं सतत विकास हिंदी में। और थीम को हम यूजुअली विषय लिख देते हैं। दैट रेजोनेट्स विथ ग्रोइंग रिकॉग्निशन मतलब बढ़ती मान्यता, ग्रोइंग का बढ़ती मान्यता। रिजोनेट्स का मतलब होता है प्रतिबिंबित करना, मतलब दैट रिफ्लेक्ट्स, प्रतिबिंबित करना ऑफ यंग पीपल मतलब युवा लोगों का या युवाओं का एज द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल चेंज। ग्लोबल चेंज को क्या बोलेंगे? वैश्विक परिवर्तन। ग्लोबल चेंज वैश्विक परिवर्तन। ड्राइवर्स को क्या बोलेंगे? वैश्विक परिवर्तन का चालक बोल सकते हैं। ड्राइवर्स के लिए वैश्विक परिवर्तन का चालक बोल सकते हैं, इसको काम चला सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? इस वर्ष सतत विकास के लिए युवा पर फोकस किया गया है, ठीक है। द फोकस दिस ईयर इज ऑन यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए युवा पर फोकस किया गया है। उसके आगे क्या लिखेंगे? एक ऐसा विषय जो वैश्विक
परिवर्तन के चालकों के रूप में युवाओं की बढ़ती मान्यता को रिजोनेट्स रिफ्लेक्ट्स प्रतिबिंबित करता है। इसको आप थोड़ा सा चेंज करके भी अनुवाद कर सकते हैं, तो आप इसका अनुवाद कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा आप कैसे इसका अनुवाद करना चाहते हैं। तो इस वर्ष सतत विकास के लिए युवा पर फोकस किया गया है। एक ऐसा विषय जो वैश्विक परिवर्तन के चालकों के रूप में युवाओं की बढ़ती मान्यता को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। In line with India's commitment to the Sustainable Development Goals, the festival has incorporated workshops, seminars, and cultural activities that align with the vision of a greener, more inclusive future. ठीक है, तो इन लाइन का क्या हो जाएगा? इन लाइन को हम लोग अनुरूप बोलते हैं। इंडियाज कमिटमेंट मतलब भारत की प्रतिबद्धता, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या हो जाएगा आपका? सतत विकास लक्ष्यों के लिए। द फेस्टिवल हैज इनकॉर्पोरेटेड मतलब शामिल करना। वर्कशॉप को हम हिंदी में इसके लिए कार्यशाला बोलते हैं, कार्यशाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सेमिनार के लिए सेमिनार ही लिख देते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज मतलब सांस्कृतिक गतिविधियां बोल सकते हैं यहाँ पे, या सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसा कुछ बोल सकते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियां एक्टिविटीज है, तो गतिविधियां लेके चलते हैं इसके लिए। दैट अलाइन विथ, तो अगेन अलाइन का मतलब अनुरूप ही होता है, तो यहाँ भी हमारे अनुरूप के लिए दो शब्द आ गया, इनलाइन और अलाइन। तो इसमें भी अगर आप एक दूसरे के लिए दूसरा शब्द यूज करना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। विद द विजन ऑफ विजन मतलब दृष्टि, ऑफ ग्रीनर मतलब हम इसको हरित लिख सकते हैं। मोर इंक्लूसिव मतलब अधिक समावेशी। फ्यूचर मतलब भविष्य। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कैसे हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे? सतत विकास लक्ष्यों SDG के प्रति भारत की प्रतिबद्धता किसको बोल रहे हैं? कमिटमेंट के अनुरूप। तो ये अनुरूप हम लोग इन लाइन के लिए यूज कर रहे हैं। महोत्सव मतलब फेस्टिवल में वर्कशॉप्स है तो कार्यशालाओं हो जाएगा। वर्कशॉप के लिए कार्यशाला, यहाँ वर्कशॉप्स है तो कार्यशालाओं, सेमिनारों और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लिख सकते हैं, गतिविधियों भी लिख सकते हैं। गतिविधियों को शामिल किया गया है जो हरित, ग्रीनर, अधिक समावेशी भविष्य की दृष्टि, विजन के अनुरूप। ये अनुरूप हम लोग अलाइन के लिए यूज कर रहे हैं, ये अनुरूप है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप महोत्सव में कार्यशालाओं, सेमिनारों और सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल किया गया है जो हरित, अधिक समावेशी या अधिक समावेशी भविष्य की दृष्टि के अनुरूप है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। Additionally, there is a greater emphasis on the role of technology and innovation in achieving national goals, with specific sessions dedicated to tech for good and innovation for India's development. ठीक है, तो additionally का मतलब क्या हो जाता है? इसके अतिरिक्त there is a greater emphasis को अधिक जोर दिया गया बोल सकते हैं। On the role of technology मतलब, तो रोल का क्या हो जाएगा? भूमिका, टेक्नोलॉजी का प्रौद्योगिकी, इनोवेशन को क्या बोल सकते हैं? नवाचार, इन अचीविंग मतलब प्राप्त करने के लिए, अचीविंग नेशनल गोल्स मतलब राष्ट्रीय लक्ष्यों को, विथ स्पेसिफिक सेशंस, स्पेसिफिक सेशन को क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक को विशिष्ट बोलते हैं, सेशन को सत्र बोलते हैं। डेडिकेटेड मतलब समर्पित,
इसको क्या बोलते हैं, टेक फॉर गुड को एक इनिशिएटिव है, टेक फॉर गुड एंड इनोवेशन, तो उसको वैसे ही लिख देंगे देवनागरी में, टेक फॉर गुड एंड इनोवेशन, उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, मतलब भारत के विकास के लिए। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, इसके अतिरिक्त भारत के विकास के लिए टेक फॉर गुड और एंड लिख देते हैं इसको, एंड, क्योंकि एक इनिशिएटिव का नाम है, इनोवेशन को समर्पित विशिष्ट सत्रों, स्पेसिफिक सेशंस के साथ, विथ नेशनल गोल्स, राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी और इनोवेशन है, नवाचार की भूमिका पर अधिक जोर, यह है ग्रेटर एम्फेसिस के लिए हम लोग अधिक जोर दिया गया को हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अनुवाद में। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत के विकास के लिए टेक फॉर गुड एंड इनोवेशन को समर्पित विशिष्ट सत्रों के साथ राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश के पैसेज का हिंदी अनुवाद हो गया, देख लीजिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हिंदी के अनुच्छेद पे, जिसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं हिंदी में क्या अनुच्छेद है आज का। दुनिया के विकसित और समृद्ध कहे जाने वाले देशों में मिलने वाली सुविधाएं हर किसी को आकर्षित करती हैं। भारत समेत दुनिया के तमाम दूसरे कई देशों में धन कुबेर ही नहीं बल्कि थोड़ी सी भी समृद्धि हासिल करने वाले भी दूसरे देशों में बसने को प्राथमिकता देने लगे हैं। इंटरनेशनल फर्म हेनली एंड पार्टनर्स ने दुनिया के धन कुबेरों के अपना देश छोड़ देने की प्रवृत्ति को लेकर आसन्न संकट की ओर जो ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर हमें भी चिंता करने की जरूरत है। यह इसलिए भी कि भारत में थोड़ा सा पैसा आते ही दूसरे देश में बसने की प्रवृत्ति खूब नजर आने लगी है। अपने देश में ऐसे लोगों को रहन सहन से लेकर खान पान, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता हर बात में कमी नजर आने लगती है। देश में पले बढ़े लोग जब इस तरह के अवसरों की ताक में रहते हैं, तो यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि आखिर अचानक ऐसे लोगों को अपने देश में रहना क्यों भारी लगने लगता है। ठीक है, तो चलिए एक एक वाक्य को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स पे लेके उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, पहला वाक्य आपका क्या है, दुनिया के विकसित और समृद्ध कहे जाने वाले देशों में मिलने वाली सुविधाएं हर किसी को आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दुनिया के मतलब वर्ल्ड, विकसित, विकसित का क्या हो जाएगा, डेवलप्ड, समृद्ध का क्या बोल सकते हैं, समृद्ध को हम लोग प्रोस्पेरस, सीधे रिच कंट्रीज बोल सकते हैं, देशों की बात हो रही है तो प्रोस्पेरस कंट्रीज या फिर रिच कंट्रीज बोल सकते हैं। मिलने वाली सुविधाएं, सुविधाएं को क्या बोल सकते हैं, फैसिलिटीज। आकर्षित करती है को क्या बोलेंगे हम लोग, अट्रैक्ट। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे हो जाएगा, द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द, क्या है, दुनिया के कहे जाने वाले मतलब सो कॉल्ड, इसके लिए यूज होता है कहे जाने वाले, डेवलप्ड एंड प्रोस्पेरस, समृद्ध के लिए एक्चुअली यूज होता है, बट यहाँ अमीर देशों की बात हो रही तो हम लोग रिच भी लिख सकते हैं, रिच कंट्रीज। अगर अनुवाद करते समय आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, दोनों में से किसी शब्द का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अट्रैक्ट एवरीवन। ठीक है, द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द सो कॉल्ड डेवलप्ड एंड प्रोस्पेरस या रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अट्रैक्ट एवरीवन। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं, भारत समेत दुनिया के तमाम दूसरे कई देशों में धन कुबेर ही नहीं बल्कि थोड़ी सी भी समृद्धि हासिल करने वाले भी दूसरे देशों में बसने को प्राथमिकता देने लगे हैं।
तो भारत समेत दुनिया के तमाम देश, तो मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इस संदर्भ में बोल सकते हैं। कई देशों में धन कुबेर, धन कुबेर को क्या बोलेंगे हम लोग? वेल्दी बोल सकते हैं, वेल्दी, बल्कि थोड़ी सी भी समृद्धि हासिल करने वाले, मतलब इवन ए लिटिल प्रोस्पेरिटी बोल सकते हैं, थोड़ी सी भी, इवन ए लिटिल प्रोस्पेरिटी जिनको मिल जाता है, हु हैज अचीव्ड, हासिल करने वाले को अचीव, भी दूसरे देशों में बसने, बसने को क्या बोलते हैं? सेटल होना। प्राथमिकता, प्राथमिकता को क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कैसे होगा इसका? इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इतना का क्या हो गया? दुनिया के तमाम दूसरे कई देश, इंक्लूडिंग इंडिया, नॉट ओनली द वेल्दी, वेल्दी को हम लोग यहाँ पे यूज करें धन कुबेर के संदर्भ में, ठीक है, उसके स्थान पे, बट ऑल्सो दोज हु हैव अचीव्ड इवन अ लिटिल प्रोस्पेरिटी, मतलब जिन्होंने थोड़ी सी भी समृद्धि हासिल कर ली हो, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्या करने लगे हैं वो? हैव स्टार्टेड गिविंग, प्राथमिकता को क्या बोलेंगे? प्रायोरिटी टू, इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, सेटलिंग इन अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे देश में बसने को प्राथमिकता देने लगे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, नॉट ओनली द वेल्दी बट ऑल्सो दोज हु हैव अचीव्ड इवन ए लिटिल प्रॉस्पेरिटी हैव स्टार्टेड गिविंग प्रायोरिटी टू सेटलिंग इन अदर कंट्रीज। ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं। इंटरनेशनल फर्म हेनली एंड पार्टनर्स ने दुनिया के धन कुबेरों के अपना देश छोड़ देने की प्रवृत्ति को लेकर आसन्न संकट की ओर जो ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर हमें भी चिंता करने की जरूरत है। तो ये, तो इसका क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फर्म हेनली, तो इसका तो वही हो जाएगा, हेनली एंड पार्टनर्स ने दुनिया के धन कुबेरों, मतलब धन कुबेरों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? या तो रिच या वेल्दी पीपल के अपना देश छोड़ देने की, मतलब लीव देयर कंट्रीज, भी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? टेंडेंसी। आसन्न संकट, आसन्न संकट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? आसन्न मतलब जो आने वाला संकट है, या जो संकट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आसन्न के लिए हम लोग इम्पेंडिंग बोल सकते हैं, इम्पेंडिंग, और संकट के लिए क्राइसिस की ओर जो ध्यान आकृष्ट, ध्यान आकृष्ट करना, मतलब ध्यान आकृष्ट करना को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ड्रॉन अटेंशन। ओके, ड्रॉन अटेंशन टुवर्ड्स दैट, उस पर हमें भी चिंता करने की जरूरत है। चिंता करना मतलब कंसर्न, कंसर्न होता है, चिंता करने को बोलते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं, कैसे होगा? वी ऑल्सो नीड टू बी कंसर्न अबाउट द इम्पेंडिंग, आसन्न के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इम्पेंडिंग क्राइसिस, आसन्न संकट, दैट इंटरनेशनल फर्म हेनली एंड पार्टनर्स हैज ड्रोन, ड्रोन मतलब आकृष्ट किया है, टुवर्ड्स, ड्रोन अटेंशन लिख सकते हैं, ध्यान, अटेंशन टुवर्ड्स द, किसकी ओर? टुवर्ड्स द टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल, दुनिया के धन कुबेरों की बात हो रही है यहाँ पे, टू लीव देयर countries. We also need to be concerned about the impending crisis that international firm Henley and partners have drawn attention towards the tendency of the world's richest people to leave their country. ठीक है, अगले वाक्य पे चलते हैं।
या इसलिए भी कि भारत में थोड़ा सा पैसा आते ही दूसरे देश में बसने की प्रवृत्ति खूब नजर आने लगी है। या इसलिए भी को क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो बिकॉज, या इसलिए भी कि भारत में थोड़ा सा पैसा, मतलब व्हेन ए लिटिल मनी कम्स इन, मतलब इन इंडिया के बारे में संदर्भ में, इन इंडिया एज सुन एज ए लिटिल मनी कम्स, मतलब भारत में थोड़ा सा पैसा आते ही दूसरे देश में बसने की प्रवृत्ति, मतलब टेंडेंसी टू सेटल इन अदर कंट्रीज खूब नजर आने लगी है। मतलब इसको बोल सकते हैं देयर इज अ टेंडेंसी टू सेटल इन अदर कंट्री। ओके, तो इसको लिख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो बिकॉज इन इंडिया as soon as a little money comes, there is a tendency to settle in other countries। और इसको इस संदर्भ में भी लिख सकते हैं, टेंडेंसी कैन बी सीन फ्रीक्वेंटली टू सेटल इन अदर कंट्रीज। आप इसका बताइए, आपने क्या अनुवाद किया इसका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाक्य पे। अपने देश में ऐसे लोगों को रहन सहन से लेकर खान पान, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता हर बात में कमी नजर आने लगती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, सच पीपल। रहन सहन को लेके क्या बोलेंगे, लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, रहन सहन। खान पान मतलब फूड, स्वतंत्रता फ्रीडम, स्वच्छंदता, स्वच्छंदता को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक को हम लोग फ्रीडम बोल सकते हैं, एक को हम लोग इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं। हर बात में कमी नजर आने लगती है, मतलब स्टार्ट फाइंडिंग डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी को हम लोग कमी में के संदर्भ में बोल सकते हैं, स्टार्ट फाइंडिंग डेफिशिएंसी मतलब हर 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 चीज में उसको कमी नजर आने लगती है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, such people start finding deficiency मतलब कमी in everything from lifestyle मतलब रहन सहन, to food मतलब खान पान, फ्रीडम हम लोग यूज कर रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, एंड स्वच्छंदता के लिए इंडिपेंडेंस यूज कर सकते हैं, या अदरवाइज, दोनों का लगभग अर्थ सेम ही होता है। तो कोई और वर्ड यहाँ सुटेबल मुझे नहीं लगता है कि होगा, तो फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस यूज करना पड़ेगा, इन देयर कंट्री, ठीक है। सच पीपल स्टार्ट फाइंडिंग डिफिशियंसी इन एवरीथिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल टू फूड, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस इन देयर कंट्री, ठीक है। अगले वाक्य पे चलते हैं। देश में पले बढ़े लोग जब इस तरह के अवसरों की ताक में रहते हैं, तो यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि आखिर अचानक ऐसे लोगों को अपने देश में रहना क्यों भारी लगने लगता है, ठीक है। तो पले बढ़े लोग को क्या होता है, मतलब पीपल हु ग्रू अप इन द कंट्री, इस तरह के अवसरों में, मतलब अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज की ताक में रहते हैं, मतलब लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज। तो यह सवाल भी, मतलब सवाल का मतलब क्वेश्चन हो सकता है, यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है, मतलब इट्स नेचुरल टू रेज द क्वेश्चन, ठीक है। स्वाभाविक को हम लोग नेचुरल, यहाँ पे नेचुरल के संदर्भ में ले सकते हैं, कि आखिर अचानक, अचानक मतलब सडनली, ऐसे लोगों को अपने देश में रहना क्यों भारी पड़ने लगा। भारी पड़ने लगा मतलब मुश्किल हो रहा है, मतलब भारी पड़ना यहाँ पे एक तरह से मुहावरे के संदर्भ में लिया गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वाई सच पीपल सडनली फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव इन देयर ओन कंट्री, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, कैसे हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन पीपल हु ग्रू अप इन द कंट्री आर looking for such opportunities, then it is natural to
raise the question that why do such people suddenly अचानक find it difficult। हम लोग इसको यूज कर रहे हैं भारी पड़ने लगता है के संदर्भ में, मतलब ये मुश्किल हो जाता है to live in their own country। When people who grew up in the country are looking for such opportunities, then it is natural हम किस संदर्भ में यूज कर रहे हैं, स्वाभाविक के लिए, to raise the question that why do such people suddenly find it difficult to live in their own country। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो हिंदी का जो अनुच्छेद था उसका भी हमने अंग्रेजी अनुवाद कर लिया है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये था आज का 2 पैसेज ट्रांसलेशन के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपलोड से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो नए वीडियो का वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मैंने निबंध या एस्से का भी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, तो उसको भी जाके आप पैरेलली देखते रहिए, जिससे कि आपका पेपर 2 एसएससी जेएचटी के पेपर 2 का आपका पूरा प्रिपरेशन होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।